दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, ये स्टॉक कोविड काल में 1 रुपये के आसपास था। वहाँ से स्टॉक दौड़ के 19 तक गया। उसके बाद में फिर से इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई, स्टॉक 11-12 रुपीज़ के आसपास आ गया। उसके बाद दूसरी तेजी तब बनी जब वर्दे पार्टनर्स ने इनको 1000 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा निवेश देने की घोषणा की, यानी उसके बदले में वो इक्विटी लेने वाले थे। और तब स्टॉक जो दौड़ना शुरू हुआ तो डबल हो गया, यानी 25 तक गया। लेकिन उसके बाद में स्टॉक फिर से काफ़ी नीचे आ गया। और वैसे अगर आप देखें तो इस लेवल पे फिर से एंट्री का मौका बनता है। इसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ है, लेकिन साथ में पावर सेक्टर को लेकर बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में पावर सेक्टर के जितने भी पेनी स्टॉक है वो मल्टी बैगर बन सकते हैं। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इस छोटे से पेनी स्टॉक में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे रिलायंस पावर की बात करें तो ये अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है, जिनकी बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी डूब चुकी है। उनके ऊपर एनसीएलटी के तहत कार्रवाई हुई और इसी वजह से लोगों का विश्वास नहीं बन पा रहा है। लेकिन रिलायंस पावर उससे हटके, रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा, ये दो ही कंपनियां जिनको अनिल अंबानी आगे लेके जा सकते हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि फिलहाल इन कंपनियों के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो फिर से एक बार खड़े हो सकते हैं। तो क्या इन समय हमें इसमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 14.35 पर, जहाँ पे हमें 0.35% की तेजी देखने को मिली। आपने देखा होगा एक तरफ तो बाजार में गिरावट थी, लगभग 300 पॉइंट की गिरावट थी बीएसई सेंसेक्स में। उसके बावजूद रिलायंस पावर में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। इसके पीछे वजह यह है कि निचले लेवल से लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई थी, स्टॉक 1.20 यानी 1 रुपीज़ के आसपास था, बहुत नीचे कौड़ियों के भाव में मिल रहा था। लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, काफ़ी शानदार दौड़ा और ये 19 तक चला गया। लोगों को इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया, कम से कम साल भर के अंदर ही ये बम्पर रिटर्न दे चुका है। और अभी यहाँ पे देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक के अंदर हमें 0.70% की ही तेजी देखने को मिल रही है। यानी आज की जो प्राइस है वो साल भर पहले भी वही प्राइस थी, 13.90 के आसपास स्टॉक था। 6 मंथ की बात करें तो फिलहाल 25% की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक 11 के आसपास था 1 जुलाई को। और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 10% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। अगर हम 5 डेज़ की बात करें तो 5 डेज़ के हिसाब से फिर से निचले लेवल से 7.49% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि निचले लेवल से फिर से इसमें खरीदारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडियरी कंपनी है, और यहाँ पे 2015 में रिलायंस पावर ने वारंट्स जारी किए थे रिलायंस इंफ्रा को, जो इक्विटी के जो उन्होंने इनको रकम मिली थी, जो कर्ज लिया था, उसके बदले में 10 रुपीज़ फेस वैल्यू के वारंट्स जारी किए गए थे। तो अब यहाँ पे रिलायंस पावर करीब 22 करोड़ 85,35,500 इक्विटी शेयर उस वारंट के बदले में यहाँ पे जारी किए हैं अभी रिलायंस इंफ्रा को, यानी जो उनके वारंट्स है उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये आप समझ सकते हो कि रिलायंस इंफ्रा को रिलायंस पावर की तरफ से शेयर मिल चुके हैं। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इस बार 2022 में देखें तो जो कोल प्रोडक्शन है उसने रिकॉर्ड हाई बनाई, यानी 780 मिलियन टन का कोल प्रोडक्शन हुआ है। और इसके पीछे वजह यह है कि 64 कोल माइंस ऑक्शन की गई थी सरकार की तरफ से, और उसकी वजह से कोल प्रोडक्शन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ के इसने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे देखें तो हमारी जो कोल मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि जो पावर डिमांड है वो आने वाले 2040 तक डबल हो जाएगी इस लेवल से। इस हिसाब से जो सरकार ने अपना गोल सेट किया कि 50% ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा आने वाले 2030 तक। लेकिन उस हिसाब से भी अगर देखें तो जिस हिसाब से पावर डिमांड पूरी होगी, डबल हो जाएगी, तो उसको पूरा करने के लिए अभी भी कोल की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। यानी आप देख सकते हो कि 1.5 बिलियन टन्स कोल की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। तो कुल मिला के उनका कहना है कि कोल का फ्यूचर अभी भी ब्राइट है, डरने की कोई बात नहीं। उन्होंने एक तरह से ये विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में भी कोल की रिक्वायरमेंट ऐसे ही जारी रहेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ती जाएगी। तो कुल मिला के जितनी कोल बेस्ड पावर कंपनियां हैं उनका भविष्य आने वाले समय में भी उज्ज्वल ही दिखाई दे रहा है, डरने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यहाँ पे सरकार ने एक नई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पॉलिसी लाई है, और इस पॉलिसी के माध्यम से अगर आप देखें तो इसको नेपाल को इसमें नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो हाइड्रो पावर पॉलिसी है सिर्फ इंडिया की कंपनियों के लिए ही लागू होगी, नेपाल की कंपनियों को इसमें कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो इस नई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पॉलिसी के तहत
इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए जो चार्ज लगते थे उनको माफ़ कर दिया गया है। अब इन कंपनियों के ऊपर वो चार्ज नहीं लगेंगे। इससे जो पावर जनरेशन होगी उसकी कॉस्ट कट जाएगी, यानी आने वाले समय में इसका फ़ायदा मिलेगा पावर सेक्टर की कंपनियों को, उनके रेवेन्यू में कुछ बढ़ोतरी होगी। ये फ़ायदा नेपाल की कंपनियों को नहीं दिया गया जो इंडिया में पावर बेच रही है। तो कुल मिला के सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है इसकी वजह से इन सब कंपनियों का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जिसमें रिलायंस पावर शामिल है, जेपी पावर शामिल है, अदानी पावर, टाटा पावर, इन सारी कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, जिसमें रिलायंस पावर भी शामिल है जिसका हाइड्रो प्रोजेक्ट है। यहाँ पे बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। 11 जनवरी से मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है 2023। इस ग्लोबल समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ठान लिया कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा निवेश लाना है। यानी उन्होंने अपनी ताकत को पहचान लिया कि मध्य प्रदेश भी राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक की तरह एक बड़ा हब बन सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को इस्टेब्लिश करने में, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी सब्सिडी और बेनिफिट देने की योजना बनाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर उनकी तरफ आए, इन्वेस्टमेंट करे। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने ठान लिया कि आने वाले समय में हमें इस सेक्टर में आगे बढ़ना है। यानी सरकार का जो गोल है कि 2070 तक जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो। तो ये आप समझ ही सकते हो कि इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कमर कस ली। 11 जनवरी को उनका ग्लोबल समिट होने जा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है आने वाले समय में, यानी 2030 तक करीब रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंक्रीज होगा वो $1977.6 बिलियन तक पहुँच जाएगा, जो CAGR के हिसाब से 8.4% ज़्यादा है। तो ये आप समझ सकते हो कि इसमें बहुत सारी वृद्धि होने वाली है। और मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि हम आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जो कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो 820 मेगावाट के यहाँ पे स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 11 गीगावाट के विंड प्रोजेक्ट, इसके अलावा 61 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट और 11 गीगावाट के बायोमास एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। ये पोटेंशियल है मध्य प्रदेश में कि इस कैपेसिटी को अचीव किया जा सकता है। इंडिया के अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया विश्व की चौथी ऐसी बड़ी कंट्री है जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 147 गीगावाट की है, और वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है जिसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें भी विश्व में तीसरा नंबर इंडिया का ही है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि इंडिया के अंदर ग्रीन एनर्जी सोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हो रहा है, और लगातार यहाँ पे निवेश भी आ रहा है। और विश्व अचंभित है इंडिया की इस कैपेसिटी को पाने में कि जो विश्व ने जल्द से जल्द इंडिया ने पा ली है, और आने वाले समय में जीरो कार्बन पॉलिसी में भी इंडिया चला जाएगा, और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। अब यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें तो आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी के कोल बेस्ड पावर प्लांट भी है, गैस बेस्ड भी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, और विंड और सोलर प्रोजेक्ट भी। यानी कंपनी नॉन फॉजिल फ्यूल्स और फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम कर रही है, और इनके ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, लगातार प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। और इसी से एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में रिलायंस पावर में एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। और वैसे भी आपको पता होगा इसका जब IPO आया था उस समय उसकी प्राइस 400 के ऊपर थी। सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ब्लैक रॉक ने यहाँ पे एक बल्क डील के माध्यम से बड़ा निवेश किया, करीब 1.95 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है, और उन्होंने जो शेयर लिए उसकी प्राइस 16.40 की, यानी 16.5 के आसपास उन्होंने शेयर खरीदे। इस हिसाब से देखें तो आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना पूरी की पूरी है। इसके अलावा यहाँ पे वर्दे पार्टनर्स ने करीब 930 रुपीज़ का इनको बड़ा फंड दिया है, और इसके बदले में उन्होंने 15% की इक्विटी ली है, और उसके लिए जो प्राइस रखी गई है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके लिए 15.55 की प्राइस रखी गई है। तो ये दोनों अगर प्राइस देखेंगे तो इस समय स्टॉक आपको काफ़ी कम वैल्यू पे मिलता हुआ दिखाई देगा, और इसलिए यहाँ पे आपको दाव लगाना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो बुक वैल्यू से भी स्टॉक आपको काफ़ी नीचे मिल रहा है, तो बिना डरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मुझे लगता है ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, और आने वाले इसमें डेफिनेटली आपको मालामाल कर देगा। आपको ये भी पता होगा ये स्टॉक मैंने आपको 2 रुपीज़ के आसपास सजेस्ट किया था कोविड काल में, और स्टॉक ने इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया। और दूसरी बार जब ये दौड़ने लगा उस समय भी मैंने आपको 22 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी थी। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, क्योंकि आप देख सकते हो से रिटर्न भी होकर नीचे आया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि ये एंट्री का मौका है, आपको दाव लगाना चाहिए। यह वाकई में आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है, जल्द ये 3 डिजिट में भी जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय सरकार की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाले इस पावर सेक्टर के लिए, तो निवेश यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, स्टॉक रिस्की है क्योंकि पेनी स्टॉक है, निवेश लिमिटेड में ही करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।